हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे नवांश कुंडली पर। नहीं, आई एम सॉरी। आज हम बात करेंगे डिस्पोजिटर थ्योरी पर। नहीं, पर डिस्पोजिटर का तो टॉपिक नहीं है आज। नहीं, इनफैक्ट हम बात करेंगे हाउ टू सी स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम D1 टू D9 एंड फ्रॉम D9 टू D1। क्या? आज हम इन सब पर बात करेंगे। आज हम डिस्पोजिटर थ्योरी, नवांश पर, कोरिलेशन ऑफ D1 एंड D9, इन सब पर बात करेंगे हम। देखिए, आज का जो कॉन्सेप्ट है इसमें बेसिकली किसी भी प्लैनेट की इवेंचुअल स्ट्रेंथ को एवेल्युएट किया जाता है। प्लैनेट की स्ट्रेंथ मतलब कि प्लैनेट जो प्रॉमिस करना चाहता है, एक हाउस लॉर्ड और एक कारक जो प्रॉमिस करना चाहता है, क्या वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और उनकी इस स्ट्रेंथ को देखने का सिंपल सा तरीका है उनके डिस्पोजिटर को देखना। हम लोग सभी प्लैनेट्स के डिस्पोजिटर को D1 में डेफिनेटली देखते हैं। पर व्हाट इफ़ अगर मैं आपको बोलूं कि D9 का डिस्पोजिटर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है? वो डिस्पोजिटर कहाँ देखना चाहिए, D9 में या D1 में? इन सब बातों पे बात करेंगे। क्वालिटी ऑफ द चार्ट बाय इटसेल्फ कितना इम्पॉर्टेंट है। जब हम किसी भी हाउस की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 10th हाउस की बात करते हैं, तो 10th हाउस, 10th लॉर्ड और 10th सिग्निफिकेटर को तो हम देखते ही देखते हैं और हमें देख के बताते हैं कि आपका काम कैसा होगा। इन्हीं फैक्टर्स को हम D9 में चेक करते हैं। अब इसके आगे का स्टेप क्या है जो हमें फाइनल आउटपुट बताता है या कंटिन्यूस सपोर्ट बाय गॉड्स ग्रेस दिखाता है। देखिए, एक होता है आप क्या कर रहे हैं, एक होता है उसका इवेंचुअल हालात क्या होने वाले हैं, और उसके बाद आता है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें इवेंचुअली आप उससे क्या निकाल के लेके आएंगे। इस पर डिस्पोजिटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई नो, हमने पहले बात की थी कि किसी भी हाउस के नवांश अधिपति को देखना चाहिए राशि अधिपति के साथ साथ। तो इतने सारे फैक्टर्स जब हम एक बार में लगाते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है और ऐसा लगता है कि हमें कुछ देखना ही नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। पर ट्रस्ट मी, जैसे जैसे आप मल्टीपल प्रिंसिपल्स को एक साथ लगा के काम करेंगे, आपका सेकंड नेचर बनती जाएगी इन सब प्रिंसिपल्स को एक टाइम पे लगाना और मल्टीपल एंगल से देखना कि आप अपनी बात को किस तरह से सपोर्टिव वे में रख सकते हैं और आपके गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। देखिए, हमारी गलत होने की प्रोबेबिलिटी इसीलिए ज़्यादा होती है क्योंकि प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा हैं। कोई प्रिंसिपल सपोर्ट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, और एक कन्फ्यूजन सा रहता है। ये जितने टूल्स हमें मालूम होंगे, हम अपनी बात उतनी ही ऑथेंटिक वे में रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज हमें नवांश कुंडली देखनी है, पर हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो D1 से ही होगी। D1 में कोई भी प्लैनेट है उसका डिस्पोजिटर D1 में तो होता ही है, D9 में भी होता है। आज उसके रोल पर, उसकी इम्पोर्टेंस पर हम बात करने वाले हैं। जब भी हम किसी भी हाउस की स्ट्रेंथ को एनालाइज करते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि जेमिनी राइजिंग है और मुझे चाइल्ड बर्थ की बात करनी है। तो पंचम के जो स्वामी हुए वो वीनस हुए, और जो पंचम के सिग्निफिकेटर है स्पेशली चाइल्ड बर्थ को लेके वो जुपिटर है। तो मैं क्या करूँगी, मैं फिफ्थ लॉर्ड जो कि वीनस है और जुपिटर दोनों की स्ट्रेंथ को D1 में देखूंगी। ये हम सब करते हैं, यहाँ तक कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके बाद यही प्लैनेट्स को हम D9 में जज करते हैं। अगर मान लीजिए ये दोनों प्लैनेट्स D9 में अच्छे भाव, अच्छी राशि, अच्छे प्लैनेट्स के साथ एसोसिएटेड हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो काम है, जो हम अचीव करना चाहते हैं उस हाउस के थ्रू, हमें ईजिली अवेलेबल होगा। अब इसके ही बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ये प्लैनेट्स वीक हो जाते हैं, नीच के हैं, कमज़ोर हैं, अफ्लिक्टेड हैं, तो हमें लगता है कि D9 ने जो D1 बात बोल रहा था उसको सपोर्ट नहीं किया है। आगे चलते हैं। अब हमें क्या देखना है, हमें डिस्पोजिटर देखना है इन दोनों प्लैनेट्स का। ऑफ कोर्स हम इन दोनों प्लैनेट्स का डिस्पोजिटर हम D1 में चेक कर रहे हैं, पर अभी के लिए हम इन दोनों के डिस्पोजिटर को D9 में चेक करेंगे। वीनस किसी की राशि में D1 में बैठे होंगे जो जेमिनी राइजिंग के लिए पंचमेश है। जुपिटर भी किसी साइन में D9 में बैठे होंगे। हमें क्या करना है, हमें उनके साइन लॉर्ड्स को लेना है। उसकी स्ट्रेंथ हमें D9 में चेक नहीं करनी है, इनकी स्ट्रेंथ हमें D1 में चेक करनी है। जितने स्ट्रॉन्ग मेरे भावेश और कारक के डिस्पोजिटर D9 के डिस्पोजिटर D1 में होंगे,
मेरा काम उतनी एफिशिएंटली होगा, उतना स्मूथली होगा। अब इसमें बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो जुपिटर और वीनस हैं वो D1 में कमज़ोर हैं, पर वो D9 में स्ट्रांग हो रहे हैं, या जो उनके D9 के डिस्पोजिटर्स हैं वो D1 में आके स्ट्रांग हो रहे हैं। तो ये दिखाता है कि फिफ्थ हाउस मैटर्स को लेके इनिशियल स्ट्रगल्स आ सकती है, पर टाइम के साथ साथ आप चैलेंजेस से नेविगेट करेंगे और अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिलेगी। एक और केस हो सकता है, जुपिटर और वीनस स्ट्रांग है D1 में, पर वो D9 में जाके वीक हो जाते हैं, पर उनका डिस्पोजिटर भी कमज़ोर हो रहा है। इधर दो फैक्टर्स हैं जो कमज़ोर हो रहे हैं। तो इसमें इनिशियल कंडीशन जितनी फैंसी या जितनी कंफर्टेबल नज़र आ रही है, बाद में उतनी ही स्ट्रगल आएगी। आप अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म में कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा। इसके बाद एक सिचुएशन हो सकती है कि जुपिटर और वीनस दोनों D1 में स्ट्रांग हैं, D9 में कमज़ोर हैं, पर उनका डिस्पोजिटर ठीक है। D1 में उनके डिस्पोजिटर को जान मिली है। इसका मतलब है अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी बाद में। अगर कोई वीकनेस है भी, मैटर स्लो डाउन कर भी रहा है, पर अल्टीमेटली आप सक्सेस आपको मिलेगी, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इसी तरह से जुपिटर और वीनस दोनों D1 और D9 दोनों में कमज़ोर हैं, पर उनका जो डिस्पोजिटर है D9 का, वो D1 में आके स्ट्रांग हो जाता है। तो क्या होगा, इसमें एफर्ट्स भी कम है, सिचुएशन भी अच्छी नहीं है, और अगर भगवान की कृपा से कोई सक्सेस मिल भी रही है तो वो लंबी नहीं होगी, उससे कुछ निकल के हाथ में नहीं आएगा। तो इसमें हम सिर्फ इतना नहीं बोल रहे हैं कि अगर किसी प्लैनेट का डिस्पोजिटर, जो कि D9 का डिस्पोजिटर है, D1 में स्ट्रांग हो रहा है, तो सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। हर एक फैक्टर की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो अभी तक हमने क्या समझा? हम D1 और D9 को इंटरप्ले कर रहे हैं। मतलब हम देख रहे हैं कि एक हाउस के जो हम रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको पहले D1 में जज किया, फिर उन्हीं कंडीशंस को D9 में जज किया। अगर वो D9 में कमज़ोर हो रही है या स्ट्रांग हो रही है, D9 में अगर स्ट्रांग हो रही है तो इनिशियल स्ट्रगल्स जो हैं वो उसको ओवरकम कर जाएंगे। पर अगर आपका D9 का डिस्पोजिटर D1 में आके अच्छा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ फेवरेबल साइकिल्स मिलेगा, कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलेगी। और ये जो प्रिंसिपल है ये आप हर एक हाउस लॉर्ड और सिग्निफिकेटर पे आपको लगाना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं। ये चार्ट देखिए, ये चार्ट मैंने लास्ट टाइम भी लिया था जब हमने पितृदोष के बारे में बात की थी, कि एक मेल का चार्ट है और उनको चाइल्ड बर्थ कभी हुआ ही नहीं, जिस केस में फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ में ही अफ्लिक्टेड था, और बाकी फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे। अब हम आज के प्रिंसिपल को इस चार्ट पर लगाने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर हमें किसी भी कंसर्न्ड एरिया के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, हम अपनी बात किस तरह से एफिशिएंटली रख सकते हैं। पहले तो हमारे वही फैक्टर्स कि फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ में ही अफ्लिक्टेड है। हमने देखा कि जो सिचुएशन है जुपिटर से फिफ्थ हाउस की भी अच्छी नहीं है। जुपिटर से भी फिफ्थ जो लॉर्ड है वहीं पर पीड़ित है, और चंद्रमा से भी जो फिफ्थ लॉर्ड हैं वो जुपिटर है। जुपिटर बाय इटसेल्फ सिक्स सिग्निफिकेटर है, वो शनि की राशि में है, मंगल से दृष्ट है। उनकी भी सिचुएशन कोई बहुत खास अच्छी नहीं है। चंद्रमा बाय इटसेल्फ मदरहुड के सिग्निफिकेटर होके भी पीड़ित हैं और नीच के हैं। अब हम आगे बात करते हैं जो आज का हमारा प्रिंसिपल है। हमने क्या देखना है, हमने वीनस को और जुपिटर को सबसे पहले हमने D1 में असेस किया कि उनकी सिचुएशन खराब है। अब इसी वीनस और जुपिटर को हमने D9 में देखना है। D9 में जो वीनस हैं वो 12th हाउस में गए हैं, ना ही सिर्फ 12th हाउस में गए हैं, वो अपनी नेटल पोजीशन ऑफ D1 से 12th गए हैं। मैंने बहुत पहले एक प्रिंसिपल डिस्कस किया था कि अगर कोई प्लैनेट D9 में जाके 6, 8, 12 भावों में बैठता है वो, और अपने से भी 6, 8, 12 में चले जाता है, तो वो एक अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। तो इसमें वीनस डेफिनेटली कुंडली D9 के भी 12वें भाव में गया है और अपने से भी 12वें में गया है। आगे देखने वाली बात यह है कि वो मंगल की राशि में गए हैं। तो जो हमारे डिस्पोजिटर थ्योरी आज हम बात कर रहे हैं वो ये है कि हमें मंगल की स्ट्रेंथ को देखना है। पर हमें मंगल की स्ट्रेंथ को कहाँ देखना है? हमें मंगल की स्ट्रेंथ को D1 में देखना है। तो हमने देखा कि मंगल नीच के हैं D1 में। अब हम जुपिटर को देखेंगे। जुपिटर D9 में डिसेंटली प्लेस्ड है, एनिमी साइन में है, अफ्लिक्टेड भी नहीं है, और उनका जो डिस्पोजिटर है वो है वीनस। अब हमें वीनस की सिचुएशन को D1 में देखना है। जब हम देखते हैं तो वीनस पीड़ित है,
तो मुझे मल्टीपल एंगल से ये कंफर्म हुआ कि जो मैं चाइल्ड बर्थ की बात को डिनायल की तरफ लेके जा रही हूँ, बिकॉज देर इज़ ए वेरी थिन लाइन बिटवीन डिनायल एंड लेट चाइल्ड बर्थ, और डिले ऑफ मैरिज और डिनायल ऑफ मैरिज। तो ऐसे ऐसे जब कॉम्बिनेशंस आते हैं जिसमें हम किसी को डिले, डिनायल, या देर इज़ नथिंग मच फॉर यू इन दिस सेक्टर ऑफ लाइफ, ये कहने से पहले हम अपनी बात कितना पक्की तरह से बोल सकते हैं, वहाँ पे ये जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो हमें इवेंचुअल रिजल्ट्स की बात करते हैं कि जब कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इवेंट्स हैं वो किस तरफ को जा रहे हैं, इवेंचुअली आपको परमात्मा की कृपा मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो जब हम डिस्पोजिटर को D9 के डिस्पोजिटर को D1 में देखते हैं तो हमारी बात लगती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। आगे एक और चार्ट देखते हैं। ये चार्ट देखिए, ये चार्ट एक बैड मैरिज का चार्ट है जो इवेंचुअली डाइवोर्स की तरफ गया। सप्तम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है जो अकारक है इस लगन के लिए। सप्तम भाव पापकर्त्री में आता है। जो कारक हैं शुक्र वो कमज़ोर हैं, वो पंचम में ही कमज़ोर हैं और वो भी पापकर्त्री में हैं। जो सप्तमेश मंगल है वो 11वें भाव में मित्र राशि के तो हैं, पर वो 11th स्टैंड्स फॉर डुअलिटी। अब हमें क्या करना है, हमें इसी शुक्र और मंगल को इनके डिस्पोजिटर D1 में ना देखिए, हम D9 में देखेंगे। सबसे पहले इनकी सिचुएशन D9 में कैसी है। शुक्र 11वें भाव में है और बृहस्पति के साथ हैं जो अकारक है D1 में, और जो मंगल है वो थर्ड हाउस में है। मंगल सूर्य की राशि में है। सूर्य की सिचुएशन D1 में कैसी है, सूर्य नीच के भी हैं और छठे भाव में भी है। इनफैक्ट सूर्य जिनकी राशि में है वो भी नीच के हैं, शुक्र भी नीच के हैं। और अब हम मंगल की सिचुएशन देखने के बाद हम शुक्र के डिस्पोजिटर को भी देखेंगे। शुक्र मंगल की राशि में है और मंगल भी कुछ खास वेल प्लेस्ड नहीं है D1 में। ये एक अच्छा टूल है जो माइनस में माइनस या प्लस में प्लस की लेयर को ऐड ऑन करता है। ये चार्ट देखिए, ये आलिया भट्ट जी का चार्ट है। इसमें इनके करियर की हम बात करते हैं। लगन लॉर्ड खुद ही 10th हाउस में वक्री है, तो सच पीपल आर वेरी डिटरमाइंड अबाउट देयर करियर। इवन इफ वहाँ पर अप्स एंड डाउन्स ही क्यों ना आए, वो कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं। इवन 10th लॉर्ड भी थर्ड हाउस में है, वक्री है, शनि भी वहीं पर प्लेस्ड है। तो थर्ड हाउस का क्योंकि मेरा 10th लॉर्ड भी थर्ड में है, कारक भी थर्ड में है, तो थर्ड मैटर्स, जो जितनी भी क्रिएटिविटी है, हार्ड वर्क है, ट्रैवल है, वो नेचुरली मेरे काम में नज़र आएगा। अब करना क्या है मुझे, मुझे शनि को और बुध को D9 में देखना है। देखिए शनि तो वेल प्लेस्ड है, शनि उच्च के हैं, बुध कमज़ोर हैं। बुध जो कि डिसेंटली प्लेस्ड लग रहे हैं वो कमज़ोर हो गए हैं D9 में। वो नीच के भी हैं और वो मंगल के साथ भी हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे शनि जिनकी राशि में प्लेस्ड है D9 में, वो है शुक्र की राशि। शुक्र की सिचुएशन को D1 में देखना है। शुक्र ना ही सिर्फ उच्च के हैं, वो वक्री भी हैं और वो दिग्बली भी हैं और वो अस्त नहीं है। अब मुझे बृहस्पति की सिचुएशन जो कि मरकरी के डिस्पोजिटर हैं उनकी सिचुएशन को D1 में देखना है। जो वक्री प्लैनेट्स की एसोसिएशन मिली है वो काम में बहुत सारा एफर्ट्स, कंटिन्यूस अप्स एंड डाउन्स को दिखाएगी, पर जब D9 के डिस्पोजिटर्स को D1 में थोड़ी सी भी जान मिलती है वो एक तरह की ब्लेसिंग का काम करता है। ट्रस्ट मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जब भी हम किसी बात को असेस करते हैं। So next time whenever you see house lord and karak in D1 and in D9, check their dispositor of D9 in D1 also to say ultimately क्या होने वाला है। I hope आज आपने कुछ नया सीखा होगा। Thank you so much.